Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Organization and the Management. Today we are going to discuss about the fuel principles of management and the element of management. तो हमने ऑफलाइन क्लासेस में अब तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में हम लोगों ने टेलर की थ्योरी को डिस्कस किया था। तो टेलर की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली टेलर ने फोकस किया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उसने डिस्कवर की थी एंड has he had डिस्क्राइब अबाउट द वर्कर एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उनका फोकस ये था कि शॉप फ्लोर लेवल पे वर्कर की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन लेवल इम्प्रूव हो। तो फोकस जो था वर्कर की एफिशिएंसी पर था। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट टू द मैनेजर वर्क and what principles should be followed in order to doing this work। तो हेनरी फ्योल ने बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि मैनेजर को किस तरह कितना वर्क करना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल से सिद्धांत है जो मैनेजर को फॉलो करना चाहिए अपने काम को करते हुए। तो वी कैन से दैट द वर्कर द in order to improve the managerial efficiency, the following principles was given by the हेनरी फ्योल। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं कि तो मैनेजर लेवल पर मैनेजर अपनी एफिशिएंसी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है, कौन कौन से सिद्धांत या कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर एक मैनेजर फॉलो करता है तो वो अपने काम को अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। तो बेसिकली हेनरी फ्योल ने मैनेजर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड प्रिंसिपल दिए थे। तो वी कैन से दैट the Henry Fayol principle of management are guide to manager so that they discharge their duties and duties properly and effectively। तो बेसिकली एक मैनेजर जो है अपने काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकता है। और एक मैनेजर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए थे। इस प्रिंसिपल्स को हम हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं एंड दिस प्रिंसिपल बेसिकली आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है इनको। ये हेनरी फ्योल ने दिए थे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। सो फ्योल का फोकस क्या था? मैनेजर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। और टेलर का जो फोकस था वो बेसिकली था वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। The fuel contribution must be interpreted and impact that his writing had and contribution to improve in the managerial efficiency। Henry Fayol basically was a French management theorist थे and whose theories concerning scientific organization of the labor were widely influential in the beginning of the 20th century। साइंटिफिक वे से किस तरह से मैनेजर अपने काम को कर सकता है, इस बेसिकली इनका फोकस इसमें था कि मैनेजर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते ताकि काम अच्छे से हो पाए, मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली गिवन बाय द Henry Fayol, and this principle was basically explained in the book that name is 1970 में एक बुक पब्लिश हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली। फ्रेंच बुक है। इसमें फ्रेंच में इन्होंने 14 प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू मैनेजर अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। एंड इट वाज पब्लिश इन इंग्लिश। इसका जो इंग्लिश वर्जन है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949 में पब्लिश हुआ था एंड इट वाज बेसिकली वाइडली कंसिडर्ड एज फाउंडेशन ऑफ वर्क इन अ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो एक अगर कह सकते हैं कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है वो बेसिकली हेनरी फ्योल का रहा है। एंड ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन ही ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है इनको। इनकी टॉप टू डाउन अप्रोच रही। इनने बेसिकली टॉप लेवल की इम्प्रूवमेंट, उनकी एफिशिएंसी को फोकस किया। इन्होंने कहा एक कंपनी में मैनेजमेंट तभी अच्छे से हो सकता है जहां मैनेजर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। और मैनेजर की एफिशिएंसी टोटली डिपेंड होती है 14 प्रिंसिपल्स पर। अगर कोई मैनेजर 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। तो व्हाट आर दीज 14 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क। Division of work means basically we can say that work is divided into the small task and job, and a trained specialist who is competent is required to perform each job. Thus, the division of work lead to specialization,
And according to the Fayol, the intent of division of the work is to produce more and better work for the same effort. Specialization is the most efficient way to use the human effort. Or we can say that in business, the work can be performed more effectively if it is divided into the specialized tasks and each performed by the specialist or the trained employee. The result in efficient and effective output. तो we can say that अगर हमें अपने वर्क को बिजनेस में वर्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करवाना है तो वो वर्क जो होता है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन के थ्रू ही होना चाहिए। ट्रेन पर्सन अगर किसी काम को करता है तो जो वर्क होगा वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो सकता है। तो वी कैन से दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड एज पर द स्पेशलिस्ट और स्पेशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जो वर्कर जिस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है उसमें वो आउटपुट ज़्यादा अच्छा देगा। तो उसका जो डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है अकॉर्डिंगली शुड बी अकॉर्डिंगली एज पर द स्किल्स ऑफ द पर्सन। तो एम्प्लॉयज के स्किल के अकॉर्डिंगली उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर पर्सन मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको मार्केटिंग का काम देना चाहिए एंड द पर्सन इज गुड इनफ इन अकाउंटिंग इन कैलकुलेशन तो उसको वो काम देना चाहिए। इससे क्या होगा डिवीजन ऑफ वर्क अगर अच्छा होगा तो कंपनी में मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। तो बेसिकली this principle says that the division of work should be done according to the specialization or expertise of the person. Now, the second principle says that the authority and responsibility. This principle says that according to the Fayol, the authority is right to give the order. Authority means क्या होता है अगर हम किसी authority means right to give the order and obtain the obedience and अगर हम जब किसी के पास कोई चीज़ ऑर्डर देने का पावर आ जाता है उसको बोलते हैं अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टेकिंग द टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी भी मैनेजर को अगर कोई भी काम करवाना है तो वी कैन से दैट हर एक मैनेजर को रिक्वायर्ड होती है अपने काम को इफ़ेक्टिवली अपने ऑर्डर को अगर वो तभी दे सकता है जब उसके पास अथॉरिटी होगी। तो कोई भी मैनेजर जो होगा अपने काम को इफ़ेक्टिवली तभी कर पाएगा जब उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास पावर होगी, पावर टू गिव द ऑर्डर। और अगर उसके पास अथॉरिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर किसी मैनेजर को उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैनेजर को अपना काम इफेक्टिवली करवाना है तो मैनेजर को पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए एज वेल एज ही हैज़ सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। दोनों ही अप्रोप्रिएट में होनी चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इन अ बैलेंस वे होना चाहिए। अगर अथॉरिटी मिल जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले तो मैनेजर अथॉरिटी का यूज़ गलत कर सकता है। और अगर अथॉरिटी मिले बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले बट अथॉरिटी ना मिले तो मैनेजर अपने काम को अपनी पावर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा और वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लायबिलिटी फील करेगा उस काम को करने में। तो यहाँ बेसिकली उसको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। तो अथॉरिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहाँ बेसिकली मैनेजर को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलनी चाहिए इन ऑर्डर टू डू हिज वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ सेकंड प्रिंसिपल बोलता है कि मैनेजर अगर एफिशिएंटली करा मैनेजमेंट कि वर्कर मैनेजर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलनी चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग थर्ड प्रिंसिपल से द डिसिप्लिन। Discipline is mean basically we can say that discipline is the obedience to the organization rules and the employment agreement which is are necessary for the working of the organization. Discipline means required good superior at all levels, clear and fair agreement, and judicious application of the penalties. It means that the किसी भी कंपनी में फियोल ने कहा डिसिप्लिन होना चाहिए, एक गुड सुपरवाइजर सुपीरियर होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो मैनेजर हो डिसिप्लिन मैनर में अपने काम को करवाना चाहिए और फेयर मैनर में होना चाहिए। क्लियर और फेयर अरेंजमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। हर चीज़ डिसिप्लिन मैनर में एक मैनेजर अगर करवाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को हम इफेक्टिवली अचीवली कर सकते हैं। एक सुपीरियर एक मैनेजर जो होता है वो सुपीरियर होता है, अपने काम को इफेक्टिवली तभी करा सकता है जब वो डिसिप्लिन होगा और डिसिप्लिन में उसको अपने काम को हर चीज़ टाइमली और इफेक्टिवली कराना बहुत ज़रूरी है। हर काम समय पे हो, टाइम पर हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। दैट इज़ अ मस्ट
important thing, and this is the most important principles of the management, कि एक मैनेजर वही अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है अगर वो डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन अपने काम को कराने में, और एज वेल एज वो अपने, अगर उसका वर्कर काम को नहीं करता तो उसको उसको पनिश करना भी आना चाहिए, मीन देयर शुड सम काइंड ऑफ पेनल्टीज टू। तो जुडिशली उसको अपने काम को करवाना आना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में सुपरवाइज करना आना चाहिए। एक मैनेजर की एफिशिएंसी तभी इम्प्रूव होगी वो अगर डिसिप्लिन मैनर में अपने काम को करवा रहा है। एवरीथिंग is done in a disciplined manner in an organization. Now the fourth principle is say the unity of command. Unity command is means that employees should have only one direct supervisor. It means that according to the fuel, there must be one and only one boss for every individual employee. If the employee get order from two superior at the same time, the principle of unity of command is violated. And the principle of unity of command stated that each participant or the each employee in the formal organization should receive from and be responsible to one supervisor or the superior. And it means that we can say that एक जो एम्प्लॉय होता है वो एक ही सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसके मल्टीपल सुपीरियर नहीं होंगे। और इफ द एम्प्लॉय गेट द ऑर्डर फ्रॉम द टू एंड मोर सुपरवाइजर, अगर कोई एम्प्लॉय के दो सुपीरियर है, दो बॉस हैं, तो वहाँ एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड फाइल फाइल फॉलो नहीं होती है। तो यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए। एक मैनेजर जो एक एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम को करवाना है तो एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली अगर काम करवाना है तो एक एम्प्लॉयज़ को अपने एक ही बॉस का ही कहना मानना पड़ेगा। मीन्स देयर मस्ट बी यू कैन से दैट ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल। एक ही बॉस होना चाहिए इंडिविजुअल के लिए, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और एम्प्लॉयज़ जो है वो एक ही का ऑर्डर फॉलो करे। और दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड ऑफ प्रिंसिपल सेज दैट। नाउ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स अगर कंपनी में किसी गोल को अचीव करने के लिए टीम बनी है तो टीम का जो टारगेट है, जो डायरेक्शन है, जो प्लान्स है, शुड बी मूव इन अ वन वे, and the team should have to follow the same principles and same plan in order to achieve the organization goal. तो वन हेड एंड वन प्लान, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बेसिकली कोई गोल बनाया गया है, किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बनाया गया है, उनका जो प्लान होना चाहिए शुड बी सेम इन द होल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक ही प्लान फॉलो होना चाहिए, एक हेड में एक प्लान फॉलो होना चाहिए। मल्टीपल प्लान अगर होंगे तो यूनिटी एंड द कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और गोल एंड टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। मीन्स जो पाथ है, जो डायरेक्शन है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग प्लान नहीं होना चाहिए एक ही टीम में। तो टीम का सबका प्लान एक होना चाहिए and team with the same objective should working and under the direction of same manager should follow the same plan। तो यहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक ही प्लान फॉलो होगा और हम इजीली इफेक्टिवली कंपनी के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर को इंश्योर करना कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, एक हेड के अंदर एक ही प्लान फॉलो होना चाहिए, अलग अलग मल्टीपल प्लान फॉलो नहीं होना चाहिए। एंड द सिक्स प्रिंसिपल सेज दैट द सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट क्या होता है। कंपनी के गोल को जनरल इंटरेस्ट कहा जाता है, इंडिविजुअल के गोल को इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को इंश्योर करना कि हम मैनेजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरेस्ट होता है वो होता है जनरल इंटरेस्ट। मीन्स कंपनी के इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी में रखना है। शुड ऑलवेज the interest of the one employee should not be allowed to become more important than those of the group. It means that the manager should have to focus that the general interest of the company should be priority one देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और यहाँ उसको फोकस करना है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसे इस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, इस तरह से सीक्वेंस करना है, इस तरह से यूनाइट करना है ताकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट हो जाए। मीन्स कंपनी के गोल को फुलफिल करते करते इंडिविजुअल की गोल भी फुलफिल करना है। मगर जो प्रायोरिटी की बात है, और अगर हम वी कैन से दैट कि अगर मैनेजर को
कहीं पर भी कंफ्यूज होता है, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल, or we can say that according to the fuel, each worker has some individual interest for the working in the organization. The company has its own objective, like we can say that कंपनी में जो है, कंपनी हमेशा मैक्सिमम आउटपुट चाहेगी और एम्प्लॉय जो है वो हमेशा सैलरी चाहेगा। तो यहाँ बेसिकली हमें यहाँ पर मैनेजर को फोकस करना है कि वर्कर को उसकी सैलरी मिले, एज वेल एज कंपनी को आउटपुट इम्प्रूव हो। तो यहाँ फोकस करना है दोनों ही इंटरेस्ट को, एज वेल एज इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट, पर जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैनेजर को कंपनी के गोल इंटरेस्ट को फोकस करना है, एंड ऑल्सो फोकस द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पर तो जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो कंपनी का ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। और यहाँ पर बेसिकली वी कैन से दैट नाउ द सेवेंथ प्रिंसिपल इज द रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय कोई भी वर्क करता है, द वट एवर द वर्क द एम्प्लॉय हैज डन, द वट एवर द अमाउंट द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, जो भी अमाउंट और सैलरी वर्कर को उसके काम पे बेसिस मिलती है उसको रिम्यूनरेशन बोलते हैं। अगर कोई वर्कर कुछ काम को करता है उसके बदले जो उसे सैलरी मिलती है, दैट इज अमाउंट, दैट इज द रिम्यूनरेशन फॉर द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज को उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, द ओवरऑल पे एंड द कंपनसेशन शुड बी फेयर टू द एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर फोकस करना इंपॉर्टेंट ये है कि एक मैनेजर जो होता है उसको इंश्योर करना है जो वर्कर को सैलरी मिल रही है, जिसको ओवरऑल पे और कंपनसेशन मिल रहा है, वो फेयर इनफ होना चाहिए, उसका रिम्यूनरेशन उसको फेयर मिलना चाहिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, ताकि जो वर्कर हो सेटिस्फाई वर्कर, द सेटिस्फाई वर्कर इज द एफिशिएंट वर्कर। तो एक सेटिस्फाई वर्कर एफिशिएंट वर्कर होता है। और मैनेजर को ये फोकस करना है कि रिम्यूनरेशन हो एम्प्लॉइज का शुड बी फेयर इनफ एज पर द वर्क ही हैज़ डन। तो जितना उस वर्कर ने काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको फेयर इनफ रिम्यूनरेशन मीन सैलरी और वेजेस मिलना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द एट्थ प्रिंसिपल, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। दिस प्रिंसिपल रेफर टू हाउ क्लोज एम्प्लॉय आर टू टेकिंग डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स सिंपल वी कैन से दैट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन टू बहुत इंपॉर्टेंट वो कैप है यहाँ पर। द सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, the concentration of the decision making authority is the centralization। मतलब मीन्स अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर एक ही जगह पर है, वन सेंट्रल पॉइंट में ही डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है, इसको सेंट्रलाइजेशन करेंगे। और अगर डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है अगर वो डिस्पर्स है, मीन्स अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह के डिसीजन मेकिंग ले रहा है, इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। तो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द फ्यूल देयर इज नीड टू बी बैलेंस subordinate involvement through the decentralization with the manager। और वी कैन से दैट इन अदर वर्ड दैट कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग सिंपल सा ये हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ी है, मीन्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग एक पर्सन या किसी एक सेंट्रल पॉइंट में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारा वर्क होगा, अलग डिपार्टमेंट में अलग तरह के डिसीजन मेकिंग होंगे, डिफरेंट मेकिंग होने के कारण डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। मीन्स अलग अलग पर्सन पे अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्पर्स हो जाती है उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। एंड द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर कंसंट्रेटेड हो जाती है उसे सेंट्रलाइज कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है तो यहाँ एक पर्सन इजीली डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो यहाँ डिपेंड करता है कि सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज मैनेजर को डिपेंड करता है, मैनेजर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग ले रहा है कि डिसेंट्रलाइज, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द पे डिपेंड करता है। तो मैनेजर को देखना है कि सेंट्रलाइज वे से डिसीजन मेकिंग करना है कि डिसेंट्रलाइज वे पे। तो ये मैनेजर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, मैनेजर पे डिपेंड करता है, मैनेजर को फोकस करना चाहिए कि डिपेंड अपॉन द कि कौन सी है। तो वी कैन से दैट इन अ short way, the degree of decentralization will be depend upon the circumstances in which the company is working. So we can say then a large organization have a more decentralized than the small organization। large organization में decentralized way होता है, small organization में। तो this is the way ये principles बोलता है। Now talking about the scalar chain, ninth principle, जो मैनेजर होता है, the employees should must be aware
of their they stand in the organization hierarchy and the chain of command. तो यहाँ important thing is here कि scalar chain का मतलब क्या होता है. The organization consists of the superior and the subordinate. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के पर्सन होंगे, सुपीरियर होंगे तो सबॉर्डिनेट होंगे. सुपीरियर मीन्स कोई वर्कर की अगर कोई एम्प्लॉइज के ऊपर जो काम करता है उसको बोलते हैं सुपीरियर. और कोई सुपीरियर के नीचे जो काम करेगा उसको बोलेंगे सबॉर्डिनेट, मीन्स जूनियर और सीनियर. तो यहाँ पे एक फॉर्मल लाइंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बन जाती है. फॉर्मल लाइंस मीन्स होता है कि एक पर्सन के नीचे दूसरा पर्सन वर्क करेगा और एक पर्सन की अथॉरिटी के अंदर दूसरा वर्क करेगा. इट मीन्स एक चेन बन जाती है. तो वी कैन से द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर होगा, उसका जूनियर होगा, उसका जूनियर होगा, उसका सब जूनियर होगा, सब जूनियर होगा, तो ऐसी अथॉरिटी टॉप टू बॉटम बन गई. एक सबसे सीनियर होगा, उसका सबसे जूनियर होगा. तो ये जो चेन बन जाती है, दिस चेन इज नोन एज स्केलर चेन. तो अकॉर्डिंग टू द फ्योल, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड द कम्युनिकेशन. तो फ्योल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक चेन ऑफ अथॉरिटी होना और कम्युनिकेशन इस चेन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू ही होना चाहिए. इट मीन्स जिस तरह की अथॉरिटी होगी, अगर सीनियर्स कोई भी पावर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर के पास ज़्यादा पावर होगी, जूनियर के पास कम, उससे कम, जो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे जो अथॉरिटी भी कम होती जाएगी. इन अ सेम मैनर कम्युनिकेशन जब भी होगा तो सम टॉप टू बॉटम होना चाहिए. तो स्केलर चेन के थ्रू ही अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. अगर सीनियर है तो उसके पास पहले इंफॉर्मेशन आएगी, फिर देन जूनियर के पास, देन जूनियर, देन सब जूनियर, देन सब जूनियर. तो मीन्स टॉप टू बॉटम ही कम्युनिकेशन फॉलो होने चाहिए. बट इन सम केस अगर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर एक बात बोली गई थी इस प्रिंसिपल में कि गैंग प्लैंक के थ्रू. गैंग प्लैंक मीन्स होता है, आई हैव नॉट पुट देयर वर्ड्स. तो गैंग प्लैंक मीन्स ये होता है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो टॉप पर्सन होता है कैन डिस्कस और कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द लोअर रैंक लेवल एम्प्लॉइज के साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है इन केस ऑफ सर्टेन सरकमटेंसेस में. और यहाँ पर ऐसी कम्युनिकेशन को हम गैंग प्लैंक बोलते हैं कि जब भी कम्युनिकेशन अगर टॉप लेवल जूनियर लेवल से डायरेक्ट करता है, basically communication should be from top to bottom होना चाहिए. मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल में ही चेन के थ्रू ही पास ऑन होनी चाहिए. मीन्स सीनियर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है, कोई भी कम्युनिकेशन है तो टॉप से बॉटम, टॉप सुपीरियर पता बोलेगा, देन सब सुपीरियर, देन जूनियर, देन जूनियर, देन जूनियर, इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी. बट इन सम केस वी कैन से दैट अगर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से जो टॉप लेवल पर्सन है वो डायरेक्ट अपने जूनियर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है. दिस इज अ गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन. Now, talking about the 10th principles of the fuel, that is order. According to the fuel, the people and the material must be in suitable place at the appropriate time for the maximum efficiency. The principles of the order stated that a place for everything or everyone and everything in its place. It essential means orderliness. If there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activity of the business and the factory, and this will lead to increase the productivity and the efficiency. The everything order means people और material हर चीज, people हो, people means employees, और मटेरियल हर चीज अपने सुटेबल प्लेस में होनी चाहिए. तभी जाके कंपनी में मैक्सिमम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम हो सकता है. तो मैनेजर को इंश्योर करना है कि हर चीज़ अपने ऑर्डर में हो, चाहे वो पीपल हो चाहे वो मटेरियल हो. तो एवरीथिंग वेदर इन कंसर्न विद मटेरियल और द एम्प्लॉइज, हर चीज़ अपने प्रॉपर वे और ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी जाके काम अच्छे से हो पाएगा. तो मैनेजर को इंश्योर करना है कि एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस इन अ प्रॉपर वे और इन ऑर्डरनेस, ऑर्डर में होने चाहिए. देन ओनली द इफेक्टिव वे से काम हो सकता है, एंड दिस विल लीड टू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इंक्रीज करेगा. नाउ द 11th principles of management of the fuel principles of management is says the equity.
It means that managers should be fair to the staff at all times and both maintaining and discipline at the necessary and acting with the kindness where the appropriate. It means that good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. And we can say that फ्योल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि बेसिकली जब भी मैनेजर जो होता है उसको बेसिकली फोकस करना चाहिए अपनी मैनेजरल एफिशिएंसी अगर उस इफेक्टिवली वे से अगर उसे आपने इम्प्रूव करने के लिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए उसे इक्विटी फॉलो करनी चाहिए एक मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि वो जब भी अपने एम्प्लॉय से बिहेव करे तो मैनेजर जो हो वो काइंड और जस्टिस के साथ बिहेव करे अपने वर्कर के साथ he has to ensure that loyalty and devotion towards their employees उसको इंश्योर करना कि उसका हर एक जो वर्कर हो उसे इक्वली ट्रीट करना है उसको फेयरनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट करना है इट मीन्स दैट हर एक स्टाफ उसके लिए इक्वल होना चाहिए उसे कास्ट रिलीजियस और अलग बेस पे बायसनेस नहीं शो करनी है उसके लिए हर एक एम्प्लॉय इक्वल होगा एंड फेयर टू द स्टाफ एट ऑल टाइम बोथ मेंटेनिंग एंड डिसिप्लिनिंग चाहे वो डिसिप्लिन की बात हो चाहे कुछ भी बात हो उसको हर चीज़ में उसको अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना है एंड इट मीन्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन ऑन द अकाउंट ऑफ जेंडर रिलीजन्स कास्ट लैंग्वेज बिलीफ नेशनैलिटी की बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मैनेजर को इंश्योर करना है कि वो हर एक एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करे now talking about the next principle that is a stability of tenure of the personnel it means that managers should strive to minimize the employee turnover the personal employee planning should be priority it means that manager को अपनी वर्कर अपने कंपनी में मैनेजमेंट अगर अच्छे से करना है मैनेजर को अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है तो मैनेजर को इंश्योर करना है कि जो उसका वर्कर है वो उसकी कंपनी को छोड़ के ना जाए वर्कर को लॉन्ग टाइम कंपनी में जोड़े रखना है वर्कर को उसको करियर प्लानिंग दिखानी है वर्कर को होल्ड करके रखना है तो वर्कर अपनी कंपनी में इंटरेस्ट बनाए रखे वर्कर लॉन्ग ड्यूरेशन से कंपनी से जुड़ा रहे दिस मस्ट बी इंश्योर बाय द मैनेजर तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए मीन लंबे समय तक एम्प्लॉय काम करे एक लंबे समय तक अगर एम्प्लॉइज काम करेगा तो एक कमिटेड एम्प्लॉय बन जाएगा और कमिटेड एम्प्लॉय हमेशा इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है क्योंकि उसे काम करना पता होता है तो एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी तो एम्प्लॉइज अगर बार बार कंपनी को छोड़ रहा है तो यहाँ से एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी नहीं इंप्रूव होगी और ना ही मैनेजर की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी मैनेजर को इंश्योर करना है कि उसका एम्प्लॉइज उसके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे और उसका टेन्योर की स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है ताकि एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर सके तो वी कैन से दैट तो यहाँ पर बहुत इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज इनिशिएटिव इनिशिएटिव प्रिंसिपल सेज दैट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वर्कर शुड बी encouraged टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर द इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू द फ्यूल तो यहाँ पर बेसिकली मैनेजर को फोकस करना है कि वर्कर जो है उसको एनकरेज करना है ताकि वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले means take step with the self motivation it's thinking out and executing the plan means the यहाँ पर इनिशिएटिव मीन्स ये हुआ कि वर्कर को एनकरेज करना है कि वर्कर जो है वो अपने अपने आइडियाज़ दे अ, अपने आप इनिशिएटिव ले किसी भी काम को करने के लिए वर्कर एनर्जेटिक रहे वर्कर हर काम को करने में इनिशिएटिव ले वर्कर फ्रीडम फील करे किसी भी काम को करने में तो यहाँ वर्कर की तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए वर्कर इनिशिएटिव लेगा इट मीन्स वर्कर इंटरेस्टेड अपने वर्क को करने के लिए तो मैनेजर को इंश्योर करना है कि वर्कर अपने काम को इनिशिएटिव तरीके से आगे बढ़कर काम ले वर्कर अपने काम को इंटरेस्ट ले तो यहाँ पर इंश्योर करना है मैनेजर को कि वर्कर जो है वो इनिशिएटिव ले अपने काम को करने में तो एक मैनेजमेंट कंपनी में तभी अच्छे से हो पाएगा एक मैनेजर अपनी एफिशिएंसी को तभी इंप्रूव कर पाएगा जब उसका जो वर्कर हो वो इनिशिएटिव ले रहा है अपने काम को करने में तो दिस इज द प्रिंसिपल सो दैट इनिशिएटिव होना चाहिए वर्कर की साइड से तो ये प्रिंसिपल कहता है नाउ द स्प्लिट द क्रॉप इट मीन्स दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल मीन्स हार्मोनी एंड द अंडरस्टैंडिंग अमंग द पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज़ के बीच में हारमोनी और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इस स्प्लिट द क्रॉप मीन्स ये होता है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और
एक टीम की तरह काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड ऑब्जेक्टिव को इम्प्रूव कर पाएंगे। मीन्स कंपनी में यूनिटी और हार्मोनी होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज होगा, और एक मैनेजर एफिशिएंसी तभी इम्प्रूव हो सकती है, एक अच्छा से मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब कंपनी में हार्मोनी और टीम स्पिरिट रहेगी। और टीम स्पिरिट को मेंटेन करना एक मैनेजर का वर्क होता है। तो मैनेजर को इंश्योर करना है कि इस स्प्रिट द क्रॉप फीलिंग अमंग द एम्प्लॉय, हार्मोनी की फीलिंग और कोऑर्डिनेशन की फीलिंग एम्प्लॉइज के अंदर होनी चाहिए। दिस इज द 14 प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़ी। एंड दिस प्रिंसिपल सेज दैट कि किस तरह से मैनेजर अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है बाय दिस प्रिंसिपल्स। अगर वो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, इन सब रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो मैनेजर अच्छे से एक मैनेजमेंट कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स है। इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही आजकल की मैनेजमेंट थ्योरीज बेस आउट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूल एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्यूल ने कुछ एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्यूल, ही हैज़ गिवन द 5 एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने डिस्क्राइब की थी। उन्होंने कहा था मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्यूल। He says that there are the 5 fundamental element of management. These are the that first one is planning. Planning means the plan of action, facilitate the utilization of the firm resources and the choice of the best method for attending the objective. इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में बेसिकली पहला एलिमेंट होता है प्लानिंग करना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कब कहाँ क्या करना है, इस चीज़ की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करने के लिए प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैनेजमेंट है उसको सेकेंड एलिमेंट होता है मैनेजमेंट का, दैट इज़ ऑर्गेनाइज। हर एक चीज़ को अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ ऑर्गेनाइज मैनर, in order to achieve the organization, or in order to achieve the goal of the organization. Organize importantly means arrangement of the resources of the company. Now talking about the third element of the management, that is a command. It means that um, uh, that uh, everything that is जो चीज़ हो चुकी है, तो यहाँ पर द मैनेजर सेट द टास्क फॉर द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कमांड। तो कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स हर एक पर्सन को, एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देना कि उसे क्या काम करना है, दैट इज़ अ कमांड। मीन्स गिव द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़, दिस इज ऑल अबाउट द कमांड। तो मैनेजमेंट में कमांड होना ज़रूरी है। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कमांड करेगा। दिस इज अ एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द टॉकिंग अबाउट द फोर्थ एलिमेंट, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट का जो फोर्थ एलिमेंट होता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी में बहुत सारी सेपरेट सेपरेट एक्टिविटी, अलग तरह की एक्टिविटी, मार्केटिंग, फाइनेंस, अलग तरह की एक्टिविटी हो रही है, हर एक एक्टिविटी को हार्मोनाइज करना, हर एक एक्टिविटी को आपस में लिंक करना, जोड़ना, कमांड करना, ताकि हर एक का जो आउटपुट हो वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। इट मीन्स हर एक एक्टिविटी कंपनी में जो भी हो रही है, इट्स मस्ट बी डन इन अ सच वे दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फुलफिल। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये मैनेजमेंट का फोर्थ एलिमेंट होता है। एंड नाउ द फिफ्थ एलिमेंट, दैट इज अ कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग होना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंट्रोलिंग से पता चलेगा कि जो प्लान किया गया था, तो उस हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर जिस तरह से सोचा कंट्रोलिंग होगा, कंट्रोलिंग बेसिकली मीन्स टू चेक वेदर वी हैव अचीव द डिजायर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। हमने मैनेजमेंट में जिस तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग की है, उससे चेक हो जाएगा कि अगर हमने जिस तरह से सोचा था वैसे हमने करा नहीं करा। तो कंट्रोलिंग से चेक होता है कि हमने जो सोचा था वैसे हमने एक्चुअल में वो टारगेटेड गोल अचीव किए कि नहीं किए। एंड दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग में चेक होता है। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट की जो एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द फ्यूल इज बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, माय डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू, एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।